नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों आज 20th अप्रैल 2022 है। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट दिस मॉर्निंग। आज हमारे टेबल के ऊपर 4 इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज टॉपिक नंबर 4। पार्लियामेंट के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग आर्टिकल आज के इंडियन एक्सप्रेस में हमें पढ़ने को मिल रहा है। बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं। वन बाय वन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझेंगे और हमारी डेमोक्रेसी कैसे फंक्शन करती है उसके साथ जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के बारे में हम विचार विमर्श करेंगे। आज का पहला जो टॉपिक है ये लखीमपुर खैरी वायलेंस के साथ जुड़ा हुआ है। फिर दो टॉपिक्स जो हैं वो कोविड के साथ जुड़े हुए हैं। डिफरेंट हैं, अलग हैं, लेकिन मेन जो चीज़ है दैट इज़ कोविड। कॉमन चीज़ इस दोनों में कोविड है, लेकिन ये दोनों इट्स नॉट लाइक कि एक ही विषय पर दो आर्टिकल्स, ऐसा नहीं है। राइट, अलग अलग टॉपिक के बारे में ये बात कर रहे हैं ये दोनों आर्टिकल्स। अब लखीमपुर खैरी वायलेंस से शुरुआत करें। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, क्या आप इनको जानते हैं? शायद नहीं, इतना फेमस चेहरा नेशनल लेवल पर नहीं है। अगर आप लेट्स से उत्तर प्रदेश से हैं तो शायद आप उनको जानते हो। इनका नाम है अजय मिश्रा। अजय मिश्रा कौन है? ये मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ होम अफेयर्स, यानी कि हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, तो उनके जूनियर मिनिस्टर होम अफेयर्स यानी कि होम मिनिस्ट्री के जूनियर मिनिस्टर जिनको हम कहते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो दैट इज अजय मिश्रा। क्या आपको पता है हाल ही में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन को कुछ 50 पाउंड का फाइन पे करना पड़ा? पता है क्यों? क्योंकि वो जो एक पार्टी गेट स्कैंडल जो है उसमें उनका नाम आया और उनको 50 पाउंड का फाइन हुआ। प्राइम मिनिस्टर को 50 पाउंड का फाइन। यहाँ पर जो कई सारी रील्स में और शॉर्ट्स में हम देखते हैं ना कि हमारे ताऊजी विधायक हैं, इस प्रकार के डायलॉग हमारे यहाँ पर मीन्स लोकल कांस्टेबल के भी जो रिश्तेदार होते हैं वो भी छोटे बड़े फाइन्स पे नहीं करते। अगर किसी के रिश्तेदार लेट्स से आईएएस ऑफिसर हैं या फिर आईपीएस ऑफिसर हैं तो आप बड़े बड़े लेट्स से ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग में भी पुलिस वालों ने आपको रोक लिया तो भी आप नाम देंगे, आपको घर जाने मीन्स इनफैक्ट छोड़ने भी आएंगे। और अगर आप एमएलए हैं या फिर एमपी हैं तो आपके पावर्स इतने ज़्यादा हैं, मीन्स बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको बड़ी लाइन में जाना पड़ेगा। वहाँ पर लोग आपको वी ट्रीटमेंट देंगे, आपको बीच में से ले जाएंगे। मंदिरों में भी ये होता है, बड़ी बड़ी ऐसी जगहों पर भी। बिना ऐसे मंदिर आई एम टॉकिंग अबाउट बहुत सारी रिलीजियस प्लेसेस में भी ऐसा होता है। किसी एक धर्म की बात नहीं है, अलग अलग रिलीजियस प्लेसेस में भी जो एमपीज हैं एमएलएज हैं उनको वीवीआईपी एंट्री मिलती है। अब ऐसी आदतें लोगों की क्यों हो गई हैं? अब सोचिए, एक एक समाज के बारे में ये क्या इंडिकेशन हमें मिलता है कि यूके जैसे देश में प्राइम मिनिस्टर को 50 पाउंड जितना फाइन भी पे करना पड़ता है और दुनिया के सामने, सभी के सामने उनको सॉरी कहना पड़ता है। और हमारे देश में बड़े बड़े क्राइम्स जो होते हैं और कई बार हम देखते मीन्स वी नो द फैक्ट कि बहुत सारे हमारे एमपीज और एमएलएज हैं, उनके साथ मीन्स क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनका, उनके ऊपर बहुत सारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े सीवियर केसेस भी हैं, कुछ पॉलिटिकल केसेस भी लगाए गए हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन जो सीवियर केसेस हैं, मर्डर के केसेस हैं, एक्सटॉर्शन, राइट, ये सारे इस प्रकार के केसेस, तो डेंजर केसेस वाले लोग जो हैं वो हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक आज की हमारी जो डेमोक्रेसी, हमारा देश जो है, इसकी हकीकत है। आशीष मिश्रा जो मेन एक्यूज्ड हैं इस लखीमपुर खैरी वायलेंस का, एक मेन एक्यूज्ड ये जो मिनिस्टर साहब हैं अजय मिश्रा, उनके बेटे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की, यानी कि ये जो नेता के बेटे हैं, उनकी बेल को कैंसिल कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बेल को कैंसिल किया है। जस्ट आप सोचिए इसके बारे में। मैं यहां पर सिर्फ अजय मिश्रा या फिर उनके परिवार की बात नहीं कर रहा हूं, मैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। बीजेपी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस,
SP, XYZ ABC 1 2 3 जो भी अलग अलग पार्टीज हमारे देश में हैं, उनके बारे में आप सोचिए कि क्यों ऐसा हमारे देश में, मीन्स ऐसा एक ट्रेंड जो आज तो है ही ये ट्रेंड, लेकिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अगर हम करें एज ए सोसाइटी, एज एन इंडिविजुअल, तो इस प्रकार का ट्रेंड जो है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। ऑल ऑफ द सडन बंद नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स नरेंद्र मोदी सरकार ने उठाए, जैसे कि जो VIP कल्चर था, जो लाल बत्ती कार्स पर लगाई जाती थी, वो चीज़ें अब चली गई हैं, राइट। ऑफिशियली आप वो बत्तियां जो हैं वो नहीं लगा सकते, लेकिन अब एक नया ट्रेंड निकला। आपने देखा होगा कि एक लाल बोर्ड जो है, तो आगे का जो विंड स्क्रीन होता है, आगे का जो ग्लास होता है कार का, तो उसके अंदर के साइड पर एक बोर्ड लगाते हैं पुलिस या फिर MLA MP एक्सेट्रा जो भी हैं। तो अब वो एक नई चीज़ स्टार्ट हो गई है। तो ये VIP कल्चर, चलो सरकार ने कोशिश की, वो लाइट्स हटा दी, लेकिन अब एक नया ट्रेंड, एक नया इंडिकेशन जो है वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। और कई बार मैंने खुद ने देखा है कि कुछ ऑफिसर्स होते हैं, राइट, उनके पास लाल लाइट की परमिशन नहीं है, लेकिन उनकी कार पर एक सायरन रहता है, और ट्रैफिक सिग्नल पर उनके ड्राइवर्स जो हैं वो ये सायरन ऑन करके ट्रैफिक सिग्नल को, बाकी पूरी दुनिया वहाँ पर खड़ी हुई है, सिर्फ इनको ही जल्दी है और इनको जाने को मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आज भी हमारे देश में चल ही रही है, राइट। ये सारे नाटक जो हैं वो बंद होने चाहिए। मुझे बिल्कुल ये चीज़ पसंद नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों का मीन्स दजिया, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हम सब इक्वल हैं। आपकी पोस्ट जो भी हो, आपके पास पैसे हैं, आपके पास पैसे नहीं है, ज़मीन है नहीं है, पोस्ट है नहीं, ये सारी चीज़ें एक साइड हैं। जब हम पब्लिक प्लेस में जाए तो हम सब इक्वल हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है ना। लेकिन रियलिटी में जिस प्रकार से चीज़ों को ऑपरेट किया जा रहा है, क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन का इस प्रकार से वायोलेट भी हो रहा है। लेकिन ये चीज़ हमने डाइजेस्ट कर ली है, ये एक्सेप्ट कर ली है, हमारे जीन्स में शायद आ चुकी है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रीअफर्म्ड द बेसिक प्रिंसिपल्स दैट गवर्न बेल ज्यूरिस्प्रूडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है। मुझे लगता है कि शायद ये एक लैंडमार्क जजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, किसी को बेल अगर आपको देनी है तो उसके साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं कि आपको जज जो होते हैं उनको कुछ चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। अब ये जो लखीमपुर खैरी वायलेंस है, ये कोई छोटा कांड नहीं है। 8 लोगों की यहाँ पर हत्या हो गई, इसमें 4 किसान थे, एक जर्नलिस्ट था। और ये प्रोटेस्ट जो है वो क्यों हो रहा था, ये लोग जो हैं वो ये किसान जो हैं वो बेसिकली ये यूनियन होम मिनिस्टर के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, और फिर यहाँ पर वायलेंस हुआ और 8 लोगों की मृत्यु हो गई। एपेक्स कोर्ट का जो कंक्लूजन है वो ये रहा कि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो मटेरियल का इस्तेमाल किया बेल ग्रांट करने में, वो इररेलेवेंट मटेरियल था। कि कार में क्या हुआ था, जो दूसरी तीसरी चीज़ें जो हैं, ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए बेल ग्रांट की। लेकिन एपेक्स कोर्ट ने क्या कहा कि जो विक्टिम है उनका अधिकार है, ये विक्टिम हर एक स्टेज में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब फाइनल जो एक सज़ा सुनाई जाती है या फिर उस व्यक्ति को छोड़ा जाता है उस टाइम पर ही विक्टिम को ऑन बोर्ड लाया जाए। क्रिमिनल प्रोसीडिंग के हर एक स्टेज में विक्टिम जो है वो अपनी बात कह सके, विक्टिम को सुनना जो है वो उसका अधिकार है। और इस चीज़ को रिटीरेट किया है, इस चीज़ को फिर से एक जोर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस वर्डिक्ट में। द कोर्ट हैज़ रिकॉर्डेड इट्स डिसअपॉइंटमेंट विद द हाई कोर्ट फॉर नॉट एक्नोलॉजिंग दिस राइट। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रति एक प्रकार का डिसअपॉइंटमेंट व्यक्त किया है कि आपने क्यों, ये जो विक्टिम्स हैं, जो पीड़ित हैं, तो उनको आपने मीन्स उनको सुना क्यों नहीं आपने इस चीज़ को लेकर, और बिना सुने आपने बेल जो है वो ग्रांट कर दी है। दिस इज not good at all. The victim's right is not limited to filing an appeal in the event of an acquittal of the accused, but extends to being heard even in the bail stage. जैसे मैंने आपको बताया कि हर एक स्टेज में विक्टिम अपनी बात कह सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बेल स्टेज जो है उसमें भी विक्टिम अगर चाहे, विक्टिम अगर रिक्वेस्ट करता है तो कोर्ट को विक्टिम को सुनना चाहिए। तो दिस इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टैंड लिया है, खास करके विक्टिम के पार्टिसिपेशन को लेकर। और अनफॉर्चुनेटली देखिए, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, एक जज की जो कमिटी थी, एक मॉनिटरिंग जो पूरी प्रॉब को मॉनिटर करने वाली जो एक
एक व्यक्ति, एक जज जो हैं वो इस पूरी चीज़ को मॉनिटर कर रहे थे। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार को ये कहा कि ये जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी है इस व्यक्ति को, तो आप उसके खिलाफ एक अपील कीजिए। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील नहीं की। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपील नहीं की। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बार सीबीआई चीज़ों को टेक ओवर कर लेती है, लेकिन यहाँ पर मैं आई कैन जस्ट इमेजिन कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उत्तर प्रदेश पुलिस की, के जो ऑफिसर्स हैं, जो पूरी टीम में जो भी एक मेन इंचार्ज होगा और उनके नीचे कुछ ऑफिसर्स होंगे, राइट, सैल्यूट टू दिस ऑफिसर्स। आई एम श्योर वो बहुत ही नेक होंगे, बहुत ही इंटीग्रिटी वाले होंगे, राइट, निष्ठा, ये सारी चीज़ें उनके अंदर होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो एक 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 रिक्वेस्ट आ रही थी या फिर एक जोर दिया जा रहा था कि ये जो पूरी इंक्वायरी है वो सीबीआई को दे दी जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीबीआई को नहीं देनी है। जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उस पर सुप्रीम कोर्ट को भरोसा है। तो हैट्स ऑफ टू दिस सॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स जो इतना अच्छा काम करते हैं कि कई बार सीबीआई जैसी जो जो सो कॉल्ड प्रीमियम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हैं, तो उनके पास भी काम नहीं जाता है, और फिर ये जो इन्वेस्टिगेशन का काम है वो ऐसी टीम के पास ही रहता है। तो एक रिक्वेस्ट है, आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्यूचर में ऑफिसर्स बनेंगे, अगर ऑफिसर्स बने तो मेक श्योर कि इस प्रकार के ऑफिसर्स बने। एंड ट्रस्ट में, आपका जो अच्छा काम है उसको नोटिस करने वाले बहुत सारे लोग हैं इस देश में, वो जानते हैं कि आपका जो काम है वो अच्छा है। तो इस इंटीग्रिटी को कभी मत छोड़िएगा, क्योंकि आपका जो भी एक छोटा छोटा काम, जो भी अच्छा काम जो भी ऑफिसर्स करते हैं ना, वो ओवरऑल हमारे देश को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ओवरऑल हमारी डेमोक्रेसी को और ज़्यादा मैच्योर बनाता है। और हमें ऐसी ही डेमोक्रेसी चाहिए, ऐसी ही मैच्योर डेमोक्रेसी चाहिए कि अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर लेवल का व्यक्ति भी अगर कुछ गलत करे तो उसके ऊपर भी फाइन हो, जैसे यूके में हुआ। तो वो अच्छी बात हुई कि प्राइम मिनिस्टर जो, और वो सॉरी भी कहते हैं। हमारे देश में तो सॉरी कहना जो है मीन्स दैट इज़ ए बिग थिंग, मीन्स इतना ईगो भरा है नीचे से लेकर ऊपर तक सभी के अंदर कि सॉरी तो शब्द यूज़ ही नहीं करेंगे। मीन्स सॉरी अगर आपसे कहलवाएंगे तो फिर उनको बहुत अच्छा, मीन्स उनका ईगो तभी सेटिस्फाई होता है जब हम कहते हैं कि नहीं सॉरी, हमसे गलती हो गई थी, हाँ अब पता चला। तो इस टाइप का एटीट्यूड जो है वो अब जाना चाहिए, वो ज़माना जो है वो अब चला गया है, इज़न्ट इट। आगे बढ़े उससे पहले डियर फ्रेंड्स, डू चेक आउट माय मोटिवेशनल पॉडकास्ट क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल हैं। एन ऑनेस्ट रेकनिंग, द हिंदू का ये आर्टिकल है। डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO टेड्रोस साहब जो हैं वो गुजरात आए हुए हैं भारत। इनफैक्ट ही वॉज इन माई सिटी यस्टरडे, राजकोट में थे, और उनका एक रोड शो भी था कल हमारे ही सिटी में। आई एम सॉरी फॉर हिम कि 3 बजे रखा गया था, एंड राजकोट वॉज लाइक 42 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी गर्मी में रोड शो क्यों रखा, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट एनीवे टेड्रोस साहब जो हैं वो राजकोट थे, और ही इज़ हियर फॉर दिस ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट। फिर वो जामनगर भी गए, ऐसा कुछ था, आई एम नॉट फॉलोइंग हिम, बट ये एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट जो हैं तो ये होने वाली है, और इसको लेकर वो यहाँ पर हमारे देश में आए हुए हैं। अब उनकी जो हमारे देश की यात्रा है वो एक ऐसे समय पर हो रही है जब इंडिया और WHO के बीच में कोविड डेथ को लेकर इश्यू चल रहा है, क्योंकि WHO कहता है कि हमारे देश में जो मृत्यु का आंकड़ा है वो ज़्यादा है, जो देश ने दिखाया, जो हमारी सरकार ने दिखाया उससे ज़्यादा है। लाइक 2020 की बात करें तो WHO का कहना यह है कि ग्लोबली 3 मिलियन लोग, 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोगों की मृत्यु जो है वो कोविड की वजह से हुई है। अलग अलग देशों का जो टोटल है वो आंकड़ा वो है 1.8 मिलियन, यानी कि 18 लाख, और यहाँ पर 30 लाख, तो नियरली डबल। तो ये एक इश्यू है। मीन्स WHO कहता है ज़्यादा लोग मरे हैं, देशों का आंकड़ा जो है वो कम, क्योंकि अलग अलग देश जो है वो चाहते हैं कि वो अपना आंकड़ा जो है, कुछ देशों में, सभी नहीं लेकिन कुछ देश जो है उनकी थिंकिंग ऐसी है कि जितना कम आंकड़ा दिखाएंगे उतना ऐसा लगेगा कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इट वॉज ड्यू टू अपडेट दिस एस्टिमेट फॉर 2021। ये एस्टिमेट जो है ये 2020 का है। अब 2021 का एस्टिमेट जो है वो आने वाला था, लेकिन ये
नहीं आ पाया, ये स्टॉल हो गया। पता है क्यों? क्योंकि इंडिया ने इसका ज़बरदस्त विरोध किया। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक रिपोर्ट आया और ये रिपोर्ट यह कहता है कि इंडिया में 4 मिलियन लोगों की, यानी कि सिर्फ भारत में 40 लाख लोगों की मृत्यु हुई है बिकॉज ऑफ कोविड-19। और भारत क्या कहता है? भारत सरकार का आंकड़ा है 5.2 लाख। भारत सरकार ये कहती है हमारे देश में सिर्फ 5.2 लाख, सिर्फ तो नहीं, 5.2 लाख इज ए बिग नंबर। लेकिन जो न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्ट जो कहता है उससे 8 गुना ज़्यादा है जो भारत सरकार क्लेम करती है। और हेल्थ मिनिस्ट्री, हमारे देश की जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसने WHO को क्रिटिसाइज भी किया है। वो कहा कि आपका जो मैथमेटिकल एक्सट्रापोलेशन और आप जिस प्रकार से एजम्पशंस लगा रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर डेटा और प्रॉपर मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा आंकड़ा जो है वो नज़र आ रहा है। और हमारे देश में जो मेडिकल रजिस्ट्रेशन होता है मृत्यु का, वो 92% है। 2019 का आंकड़ा अगर हम देखें तो इट वाज 92%। अब इसमें भी एक बहुत बड़ी वैरायटी, मीन्स यू नो व्हाट दिस इज, राइट? मेडिकल रजिस्ट्रेशन, इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई तो फिर हॉस्पिटल ले जाया जाता है, या फिर एक प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु जो है वो XYZ जो भी रीज़न की वजह से है वो हुई है। हमारे देश में अब लेट मी टेल यू कि जैसे केरला हैं, कुछ तमिलनाडु हैं, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर आपको 95% प्लस, नियरली 100% जितना रजिस्ट्रेशन देखने को मिलेगा, डेथ रजिस्ट्रेशन। कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर ये आंकड़ा जो है वो बहुत कम है, 60 के आसपास है, 70 के आसपास है। यानी कि 100 में से 30 मृत्यु ऐसी है जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मर गया कोई व्यक्ति, उसके बाद जाकर रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो 92% हैं, राइट? तो दैट इटसेल्फ इंडिकेट्स कि 8% जितने तो लोग ऐसे हैं जिनकी मृत्यु का जो रजिस्टर्ड डेथ मेडिकल रजिस्ट्रेशन मृत्यु का नहीं होता है। और कोविड के टाइम पर तो बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको हार्ट अटैक डिक्लेयर कर दिया। अब हार्ट अटैक क्यों आया, कौन सी चीज़ों की वजह से आया? फॉर एग्जांपल सिर्फ कार्डियक इश्यू नहीं है, कोई दवाई की वजह से, रिएक्शन की वजह से, तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें रजिस्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हुआ है। तो ये एक चीज़ हमारे देश मीन्स एक फैक्ट है। इंडिया मस्ट ऑल्सो ऑफिशियली कमीशन ए टीम ऑफ एक्सपर्ट। हमें क्या करना चाहिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? एक टीम ऑफ एक्सपर्ट को डिक्लेयर कर देना चाहिए, राइट? एक प्रॉपर टीम सिलेक्ट करें हम एक्सपर्ट्स की, उनको बेस्ट पॉसिबल डेटा अवेलेबल करें, उनकी इन्वेस्टिगेशन इंडिपेंडेंट हो, और जो भी फाइनल चीज़ें सामने आए उसको हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि जैसे कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको सॉल्व करना हो तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। अगर आप प्रॉब्लम को ही राइट आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर पाएंगे? और यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है कि सरकार के बारे में कुछ गलत बातें हमें करनी है। दैट्स नॉट द मेन ड्राइव बिहाइंड दिस पर्टिकुलर एक्सपर्ट कमीशन। द रीज़न इज कि अगर हम देखेंगे कि क्यों ये सारी चीज़ें, क्यों इतनी सारी मृत्यु हुई, कौन कौन सी ऐसी खामियां थी, अगर पता चले कि आइसोलेशन सेंटर्स उतने ज़्यादा नहीं थे, अवेयरनेस में कोई गलतियाँ हो गई या फिर खामियां रह गई, लोगों ने चीज़ों को सीरियसली, जो भी हैं ये सारी चीज़ें जब आएगी तो हम फ्यूचर के ऐसे पेंडेमिक्स के लिए अपने देश को अभी से तैयार कर पाएंगे। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। बी सेफ नॉट सॉरी, पायोनियर का ये आर्टिकल है। हमारे देश में जो कोविड के नए केसेस हैं, 90% जंप हमें देखने को मिल रहा है डेली कोविड काउंट में। और अभी लेट्स से अभी इतना थ्रेट नहीं है, लेकिन प्रश्न मीन्स चिंता का विषय तो है कि क्या एक फोर्थ कोविड वेव हमारे देश में आ सकती है। ये एक अब ऐसा एक प्रश्न है जिसके बारे में अब धीरे धीरे डिस्कशन स्टार्ट हो चुकी है। जीनोम सीक्वेंसिंग जब किया गया दिल्ली के और उत्तर प्रदेश के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, तो पता चला कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट ही वहाँ पर मिला है। ओमिक्रॉन जो है इसकी वजह से थर्ड वेव आई थी, एज यू नो, और ये हाईली ट्रांसमिसिबल वेरिएंट है, लेकिन सीवियर इतना ज़्यादा नहीं है, डेल्टा जितना सीवियर नहीं है। अब जो खतरा है वो XE वेरिएंट का, कहते हैं कि XE वेरिएंट जो है वो ज़्यादा डेंजरस है। लेकिन अभी एक्सपर्ट्स की जो राय आ रही है, एक्सपर्ट्स का जो ओपिनियन है वो ये है कि हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ रेट जो है उसमें कोई एक बड़ा उछाल हमें देखने को नहीं मिला है। और हम सब जानते हैं कि ये एक mRNA वायरस है। जो भी mRNA वायरस होता है वो उसमें बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि वो नेचुरली म्यूटेंट होता रहे, यानी कि नए नए वर्जन्स जो हैं उसके तो आते ही रहेंगे। USA की एक स्टडी ये कहती है, और ये चिंता का विषय है,
कि ओमिक्रॉन का जो स्ट्रेन है इसकी वजह से बच्चों के अंदर अपर एयरवे इन्फेक्शन होता है और बच्चों को हार्ट अटैक और कार्डियक यानी कि हृदय के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें जो हैं, कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, वो हो सकती हैं। ये यूएसए की एक स्टडी है, तो इसको हमें थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए। और फिर से कुछ प्रोटोकॉल्स, जैसे कि अगर पॉसिबल हो तो मास्क पहनना, बूस्टर डोज नहीं लिया है तो बूस्टर डोज लेकर आइए। अब हर जगह पर हम जा रहे हैं तो एटलीस्ट पॉकेट में एक सैनिटाइज़र हम यूज़ कर सकते हैं। जो स्नीजिंग और कफिंग के एटिकेट्स हैं उनको फॉलो करें, राइट। खाना खाने से पहले हाथ धोएं, हो सके तो लोगों से हाथ ना मिलाएं। अगर हाथ मिला रहे हो तो मेक श्योर कि आप अपने हाथ धो लें, एटलीस्ट आप खाना खाए उससे पहले, या फिर जब मिल लिया सभी को तो फिर हैंड को सैनिटाइज कर लिया। एटलीस्ट इतनी इतनी कुछ बेसिक अगर एटिकेट्स को हम फॉलो करें तो भी बहुत है। ज़्यादा करने की अगर ज़रूरत नहीं है तो एटलीस्ट इतना तो किया ही जा सकता है। अब सरकार कहे ना कहें, यहाँ पर हमें वेट नहीं करना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रिकॉशन अगर हम ही ले लें तो इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। वाई इज़ देयर नो डिबेट इन पार्लियामेंट, इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। मॉनसून सेशन की बात करें, 2021 के मॉनसून सेशन की टू बी प्रिसाइज, तो लोकसभा में 18 बिल्स को पास किया गया। और पता है इन बिल्स के पीछे कितना वक्त हमने स्पेंड किया डिस्कशन में? जस्ट 34 मिनट्स। दोस्तों ये वाला आर्टिकल जो है ना, आई एम गोइंग टू टेक माई टाइम, आई एम नॉट गोइंग टू रश अप। मैं जल्दी जल्दी बातें यहाँ पर नहीं करूँगा, आराम से एक एक पॉइंट को हम समझेंगे, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आज के इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, आप चाहे तो इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद ये जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। और ये आर्टिकल लिखा है वरुण गांधी साहब ने। वरुण गांधी जो हैं वो मेनका गांधी के बेटे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं और बीजेपी के एमपी हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी उनकी वो ये, मैं उनके बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं, काफ़ी बेधड़क लिखते हैं, जो हकीकत है वो लिखने में वो ज़रा भी हिचकिचाते नहीं हैं। और बीजेपी पार्टी के होने के बावजूद भी जो सरकार ने जो खामियां हैं वो अपने आर्टिकल्स में वो दर्शा देते हैं। तो यू कैन इमेजिन कि 18 बिल्स पास करने में 34 मिनट्स, एवरेज निकाले तो 2 मिनट से भी कम वक्त जो है वो डिस्कशन में हमने दिया है पार्लियामेंट में। क्या इस प्रकार से पार्लियामेंट काम कर सकती है? द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल 2021, इसमें ऐसा है कि जो हमारे डिफेंस इंडस्ट्री हैं तो उसमें आप काम कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के लोग काम कर रहे हैं, तो वो बेसिकली हड़ताल और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं कर सकते। इस बिल के पीछे हमने सिर्फ 12 मिनट ही इन्वेस्ट की, या फिर इसमें सिर्फ 12 मिनट का ही डिबेट हुआ लोकसभा में। सोचने वाली बात है ना। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड अमेंडमेंट बिल 2021 सिर्फ 5 मिनट, एज पर PRS इंडिया 2021 सिर्फ 5 मिनट ही हमने IBC के पीछे डिस्कशन और डिबेट की। और ये जो बिल्स है ना, ये 18 बिल्स मैंने आपको बताया, इसमें से एक भी बिल पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं दिया गया। पार्लियामेंट्री कमेटी का मतलब क्या है? देखिए हमारे जो MPs होते हैं ना, ये एक्सपर्ट होते हैं किस चीज़ में? दे आर एक्सपर्ट पॉलिटिशियंस, दे आर एक्सपर्ट इन विनिंग इलेक्शंस। जनरली स्पीकिंग, मैं जनरल बात कर रहा हूँ, राइट। अपनी अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड है, अपने अपने एक्सपीरियंसेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है, बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। लेकिन ये जो अपने MPs होते हैं ना, ज़्यादातर वो एक्सपर्ट नहीं होते। अब पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है उसमें क्या होता है, एक्सपर्ट्स को बिठाया जाता है। ऑफ कोर्स इसमें अलग अलग पार्टीज़ के MP होंगे, इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के ही होंगे, अलग अलग पार्टीज़ के एक मिक्स वैरायटी में MPs जो हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है और उनको सपोर्ट करने के लिए एक्सपर्ट्स भी होते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी है वो एक विषय को लेकर एक्सपर्ट हो सकती है, और एक्सपर्ट नॉलेज ही काम आती है जब आप किसी पर्टिकुलर लॉ को आपको और ज़्यादा रिफाइन करना है, राइट। जो जनरल एक जर्नलिस्ट जिसको हम कहते हैं, नॉट जर्नलिस्ट, राइट, जनरलिस्ट, तो ये जनरलिस्ट जो हैं वो काम नहीं आते। वी नीड एक्सपर्ट्स जब हमें किसी लॉ को या फिर किसी पर्टिकुलर चीज़ को और ज़्यादा रिफाइन करना है तो। और वॉइस वोट जो है वो एक नॉर्म बन चुका है। वॉइस वोट यानी कि ए और नो कह के
वोट मीन्स किसी पर्टिकुलर बिल को पास कर देना, ये इतना कॉमन हो चुका है कि अब एमपीज जो हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, सोसाइटी में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। एमपी साहब की गाड़ी निकलती है तो लोग देखते हैं ये सारी चीज़ें, लेकिन पार्लियामेंट में या फिर जो पार्टी लेवल पर एमपी जो है जस्ट ए हेड काउंट। आपका काम है आप वहाँ पर जाइए, जोर से हाँ कह के वापस आ जाइए, आपको यही करना है। पार्टी ने जो कहा है वही चीज़ आपको करनी है। इंटर या फिर इंट्रा पार्टी अगर आप देखें तो डेमोक्रेसी जैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। The parliament's productivity is notable, 129% of the Lok Sabha in the last session in 2022, but tradition of debate has been lost. भले ही ज़्यादा बार बैठे, ये सारी चीज़ें, ये क्वांटिटी है, लेकिन डिबेट जो है दैट इज़ मोर अबाउट क्वालिटी। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या पार्लियामेंट सिर्फ एक पोस्ट ऑफिस की तरह हो चुकी है कि वहाँ पर आप जाइए, स्टैंप लगाइए एंड दैट्स इट, यू कम बैक होम। जब हम किसी पर्टिकुलर लॉ पर, कोई बिल पर, किसी विषय पर चर्चा नहीं करेंगे, उसमें डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कशन नहीं करेंगे, तो ओवरऑल उस पर्टिकुलर लॉ की क्वालिटी जो है वो बिगड़ जाएगी। आपको याद होगा हाल ही में कुछ समय पहले की बात है जब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये कहा कि हमारा जो लेजिस्लेचर है यानी कि हमारी पार्लियामेंट जो है वो फटाफट लॉ बना लेती है, और लॉ में इतनी सारी खामियां होती हैं, और फिर क्योंकि खामियां हैं तो फिर केसेस फाइल होते हैं, और कोर्ट जो है वो इस प्रकार के केसेस को ही सॉल्व करने में बिजी रहती हैं। अगर अच्छा लॉ, रिफाइंड लॉ तैयार किया जाए तो इतने सारे केसेस नहीं होंगे, कंफ्यूजन नहीं होगी। ओबामा केयर 2013 का एक बहुत ही फेमस टॉपिक था, और ओबामा केयर वॉज अबाउट इंश्योरेंस, राइट। अमेरिका के लोगों को इंश्योरेंस देने की जो बात थी, तो ये जो ओबामा केयर है, पता है इसके ऊपर टेड क्रूज जो सेनेटर हैं, तो उनको कितना वक्त मिला था? उन्होंने 21 आवर्स 19 मिनट्स ओबामा केयर पर बातें की। 21 आवर्स 19 मिनट्स। देखिए कितना धैर्य है उनके अंदर कि वो एक पर्टिकुलर विषय को कितने डीप लेवल तक डिस्कस करें। हमारे यहाँ पर हमने अब कितनी थी मिनट्स? 34 मिनट्स में 18 बिल्स क्लियर कर दिए। और मैंने कई बार ये कहा है, अगर आपने मेरे लेक्चर्स को पहले भी देखा है तो आपको पता होगा, फार्म लॉ बिल्स जब आए ना, मुझे बहुत सारे अपने दोस्तों ने भी पूछा, बहुत सारे लोगों ने मुझे कॉल करके भी पूछा कि फार्म लॉ बिल्स, बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था, बहुत सारे वीडियोस भी इसके ऊपर बन रहे थे उस टाइम पर, बहुत सारे चैनल्स ने बनाए, बहुत सारे फैकल्टीज़ ने बनाए। मुझे नहीं पता कि अगर किसी फैकल्टी ने इस पर्टिकुलर टॉपिक को टू द पॉइंट, अगर इस पॉइंट को अगर मिस कर दिया है तो वो सारी डिस्कशन जो है वो किसी काम की नहीं रहेगी। दिस इज़ माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत सारे लोग भी मुझे पूछ रहे थे कि बिल में क्या कोई, मैंने कहा बिल में कोई इश्यू नहीं है, राइट। अगर होगा भी तो भी वी डोंट नो। क्यों पता है? क्योंकि बिल पर कोई डिस्कशन ही नहीं हुई। दिस इज द बिगेस्ट इश्यू। अगर किसी को बेसिक चीज़ पता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं ना हमारे देश में से, जो कहते हैं कि एक व्यक्ति आईएएस या फिर यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो उसके पास कुछ बेसिक चीज़ें मीन्स जनरल नॉलेज इतनी होनी चाहिए कि हमारे देश में 59% जितने लोग, लेट्स से टू मेक इट ईजी, 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो खेती बाड़ी के साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर हैं, या फिर आप किसान हैं, किसान परिवार से आते हैं। 50% जितनी पॉपुलेशन हमारे देश की। अब इतना इंपॉर्टेंट बिल है जो इतनी पॉपुलेशन को अफेक्ट करने वाला बिल है। हमारी जीडीपी में कुछ 15% जितना कंट्रीब्यूशन जो है वो खेती बाड़ी से आता है। तो इतना इंपॉर्टेंट बिल है और आपने उस पर सिर्फ 8 मिनट ही डिस्कस की। 8 मिनट की डिस्कशन इतने इंपॉर्टेंट बिल पर, और राज्यसभा में सिर्फ 5 मिनट की डिस्कशन, लोकसभा में 8 मिनट, राज्यसभा में 5 मिनट। टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो 13 मिनट्स की डिस्कशन की गई इतने इंपॉर्टेंट बिल के बारे में। फॉरगेट अबाउट द बिल कि उसमें प्रॉब्लम्स हैं या नहीं, सबसे बड़ा इश्यू तो यही होना चाहिए था हमारे देश में कि बिल्स के ऊपर डिस्कशन क्यों नहीं होती है। लेकिन फिर पूरी वेव जो है वो चली गई फार्म लॉज के ऊपर और किसान का। चलो मैं आई एम नॉट सेइंग कि किसान ने जो प्रोटेस्ट किया वो गलत था, कुछ हरकतें जो की वो गलत थी। पीसफुल प्रोटेस्ट अगर जितनी जहां पर हुआ है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली हुआ है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो ये सबसे बड़ा इश्यू जो है वो उस टाइम पर भी मिस हो गया था। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तो मैं एम्फेसाइज करके कहना चाहता हूं आप सभी को कि ये मेन इश्यू है। दिस इज द लेवल ऑफ एनालिसिस दैट यू नीड टू understand. When parliamentary proceedings have time set aside for such debates, the quality of legislation improves while enabling
कंसेंसस। ये जो 21 आवर्स 19 मिनट्स किसी एक विषय पर डिस्कशन होती है, इंपॉर्टेंट विषय पर, मुझे लगता है ये फार्म लॉ बिल इतना इंपॉर्टेंट था कि इसके ऊपर कम से कम 7-8 दिनों डिस्कशन होनी चाहिए थी। अगर इतनी डिस्कशन करते ना तो एक एक किसान को पता चलता कि क्या चीज़ें उसके लिए हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं हैं, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं। और ये जो आप सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स को कॉल करते हैं, जैसे मैंने आपको मेरा एग्जांपल दिया, लोग मानते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आई एम एक्सपर्ट, लेकिन लोग जो हैं वो मानते हैं, उनको पता है कि लेक्चर्स लेता हूँ मैं और आर्टिकल्स पढ़ता हूँ ये वो, तो कॉल करके सिर्फ उनको जानना होता है कि क्या ये सही है गलत है, मीन्स इसमें कौन सी चीज़ें अच्छी है कौन सी चीज़ें गलत हैं, ये एक्सेट्रा। लेकिन ये चीज़ करनी नहीं पड़ती, किसी को भी आपको कॉल नहीं करना पड़ता। अगर 7-8 डेज इसके ऊपर अगर प्रॉपर डिस्कशन सिर्फ हमारी पार्लियामेंट में ही होती तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। India's Constituent Assembly debates to frame the Constitution were initiated in December 1946 and went on for 166 days, wrapping up only by January 1950. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया गया, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसने कितनी सारी डिबेट्स की, कितनी सारी डिस्कशन की, 166 डेज, और दिसंबर 1946 से जनवरी 1950 तक की ये पूरी प्रोसेस चली, राइट। 166 डेज तो सिर्फ डिबेट्स और ये सारी चीज़ों को दी गई। बैकग्राउंड में कितनी सारी चीज़ें हो रही थी, कितनी सारी डिस्कशंस हो रही थी, डिबेट हो रही थी, ये सारी चीज़ें तो अलग हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें, और तब जाकर ये इतना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ पर एमपीज जो हैं रेयरली इस प्रकार की डेप्थ में जाते हैं, और रिसोर्सेज भी ना के बराबर हैं। पर्सनल रिसोर्सेज तो बहुत हैं उनके पास, राइट। अगर पार्टी की बात आए या फिर इलेक्शन की बात आए तो 40 लाख 4 करोड़ रुपए भी वो खर्च कर देंगे। लेकिन लेजिस्लेटिव असिस्टेंट के लिए उनको सिर्फ 40,000 रुपये पर मंथ दिए जाते हैं। अब 40,000 रुपये में आपको एक अच्छा असिस्टेंट नहीं मिलेगा, दिस इज़ अ फैक्ट। आपको नेशनल लेवल पर एक अगर ऐसा व्यक्ति चाहिए जो जिसकी अंडरस्टैंडिंग लेट्स से एक आईएएस ऑफिसर जितनी हो, ऐसा एक व्यक्ति आपको हायर करना है तो उसको 4 लाख रुपए पर मंथ आपको देने पड़ेंगे, तब शायद वो काम करे। क्योंकि इतना जो अगर कोई एक्सपर्ट हैं तो वो प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छे अपना बिजनेस भी हैं, तो वो ही और शी वुड बी डूइंग वेरी गुड। वो 4 लाख भी उनको अट्रैक्ट नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप लेट्स से 4 लाख देते हैं और मेन कोज ये है कि देश के लिए कुछ है, तो शायद वो व्यक्ति 4 लाख पर मंथ में काम करने के लिए तैयार हो जाए। तो ऐसे कुछ लेजिस्लेटिव असिस्टेंट जो है ना प्रॉपर लेवल के होने चाहिए सभी एमपीज के पास। और लेकिन उनको अलाउंस कितना दिया जाता है? 40,000 का। अब यही चीज़ इलेक्शन जिताने के लिए होती तो पार्टी जो, हम नॉट सेइंग सेंटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, पार्टी जो है ना वो 4-4 करोड़ रुपए या फिर 40 करोड़ रुपए भी खर्च कर लेगी। यूके की बात करें तो यूके में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी होती है कुछ 84,144 पाउंड्स, दिस इज पर ईयर। ये एवरेज सैलरी है, ये एक महीने की नहीं है, 84,000 पर ईयर की सैलरी है। और जो अलाउंस दिया जाता है लेजिस्लेटिव असिस्टेंस के लिए तो दैट इज 1,93,000 से लेकर 2,16,000 पाउंड्स का पर ईयर का एक अलाउंस दिया जाता है कि आप लेजिस्लेटिव असिस्टेंट्स को हायर कीजिए ताकि वो एमपी को सपोर्ट करे, किसी विषय पर इन डेप्थ नॉलेज और डिस्कशन और ये सारी चीज़ें वो करे, ताकि एक एमपी जो है वो रॉक सॉलिड टीम एक एमपी की खुद की हर एक एमपी की हो। इस प्रकार से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी काम करनी चाहिए। और वेस्टमिंस्टर जो है, जो वहाँ की पार्लियामेंट है, तो वहाँ पर एवरी वेंसडे 12 बजे से लेकर 12:30 बजे ये 30 मिनट्स जो होती हैं, तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्वेश्चंस का जवाब देना पड़ता है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता रहता है कि उनको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। सारी चीज़ें ये 30 मिनट्स में जो हैं वो सारी चीज़ें उनको, तो जस्ट इमेजिन कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसको कितना अप टू डेट रहना पड़ता है। हमेशा सरकार जो है अपने टोज पर रहती है, सरकार ऐसे आराम से बैठकर चिल करके नहीं काम कर गए, सरकार के ऊपर पूरी वॉच रहती है सभी की, और एमपीज जो है धड़ाधड़ उनको प्रश्न पूछते हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर साहब आने वाले होते हैं उससे पहले ही उनको क्वेरीज और क्वेश्चंस, ताकि वो आराम से चीज़ों को प्रिपेयर करें, उनकी स्पीच सुनने के लिए लोग मीन्स एक अलग ही माहौल होता है। लेकिन ऑन द स्पॉट अगर उनको पूछा, और ऐसा नहीं है, गलतियाँ भी होती है, प्राइम मिनिस्टर से भी होती हैं, जब
वेंसडे को वेस्टमिंस्टर में पूछा जाता है तो उनसे उनको इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती है, तो वो कहते हैं कि आई विल गेट बैक टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। हमारे देश में क्या हुआ कि कोविड के टाइम पर ये क्वेश्चन आवर को ही हमने स्क्रैप कर दिया है। ब्रिटेन में क्या हुआ, उन्होंने वर्चुअली इस चीज़ को कंटिन्यू किया। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं, जो यूएस सेनेट और हाउस की कमिटीज़ जो हैं, वो लॉज जो होते हैं उनको स्क्रूटनाइज करती हैं। गवर्नमेंट अगर किसी व्यक्ति की अपॉइंटमेंट करती है तो उस चीज़ को स्क्रूटनाइज करती हैं, इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, हियरिंग्स होल्ड करते हैं। तो दिस इज़ द रीज़न, ऐसा नहीं है कि उनके पास रिसोर्सेज हैं और ये सारी चीज़ें हैं तो इसकी वजह से ये देश जो है वो एडवांस है। उनके लॉज जो है ना वो भी काफ़ी रिफाइंड होते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हैं एग्जामिनेशन की, तो आप क्या कहेंगे, मेरे पास तो इस पर्टिकुलर क्लास का कोर्स मैंने परचेज़ कर लिया है, मेरे पास लैपटॉप है, इंटरनेट है, 100 MBPS का इंटरनेट है, मोबाइल है, टैबलेट है, सारे रिसोर्सेज हैं, अब तो मैं पास हो जाऊंगा। ऐसा थोड़ी होता है। क्या आपका फोकस है, क्या आप टाइम टेबल को फॉलो करते हैं, क्या आप रिवीजन करते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो रिसोर्सेज से कुछ नहीं होगा। तो अगर हम कहेंगे कि हमारे पास पार्लियामेंट है, हमारे हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, हमारे यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, ये सारी चीज़ों से थोड़ी आपका देश ऑटोमेटिकली मैच्योर डेमोक्रेसी हो जाएगा। क्या प्रॉपर जो दूसरे डेवलप्ड देशों में जो मैच्योर डेमोक्रेसीज में जो प्रोसेसेस फॉलो की जाती है, क्या ये आप फॉलो कर रहे हैं? क्या होगा इसका आंसर? स्टिक यू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये आपके लिए आज का एक पहला प्रश्न है। इन यूके द हाउस ऑफ कॉमन्स रैन ए पब्लिक रीडिंग मैकेनिज्म इन 2013। एक नई चीज़ की शुरुआत की 2013 में यूके ने। और यहाँ पर क्या होता है कि वेब पोर्टल पर जाकर आप अपने ओपिनियंस जो हैं वो, अगर आपको लगता है किसी विषय को लेकर आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो वो चीज़ जो है वो आप यूके में कर सकते हैं। वहाँ पर आप वेब पोर्टल पर जाकर अपनी जो कमेंट हैं वो पोस्ट कर सकते हैं। न्यूजीलैंड में तो ऐसा है कि हर एक बिल को सिलेक्ट कमेटी को दिया जाता है ताकि उसका प्रॉपर स्क्रूटिनाइजेशन हो सके। हमारे देश में आइडियली एक डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ होनी चाहिए, लेकिन एज वी नो कि बिल्स को यहाँ पर नहीं भेजा जाता। दूसरा जो एक फीचर है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट पार्लियामेंट्री, कि एक प्राइवेट मेंबर बिल होना चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल यानी कि अगर लेट्स से मैं एमपी हूँ और मुझे लगता है कि साउंड पोल्यूशन एक ऐसा विषय है जिस पर हमारे देश में किसी ने ध्यान नहीं दिया, मुझे उसके बारे में थोड़ी बहुत एक्सपर्टीज़ है, फिर मैं कुछ एक्सपर्ट्स को बिठाकर एक डिस्कशन करूंगा कि साउंड पोल्यूशन के क्या क्या इश्यूज़ हैं। मैं जो ईयर नोज़ थ्रोट के डॉक्टर्स हैं उनको बुलाऊंगा, और क्योंकि ईयर के एक्सपर्ट हैं, वो सुनने के एक्सपर्ट हैं, इन द सेंस के जो हमारी सुनने की क्षमता है उसके एक्सपर्ट हैं, तो उनको बुलाऊंगा। कुछ अच्छे लिसनर्स को बुलाऊंगा और फिर अलग अलग विषय पर हम डिस्कशन करेंगे। और फिर हम साउंड पोल्यूशन के बारे में जाएंगे, बात करेंगे कौन कौन सी चीज़ें साउंड पोल्यूशन। तो सबसे ज़्यादा हॉर्न जो होते हैं हमारे देश में, जो बड़े बड़े हॉर्न्स एक्सेट्रा, तो इसकी वजह से बहुत साउंड पोल्यूशन होता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को मुझे ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, लोकल म्यूनसिपैलिटीज़ को ऑन बोर्ड लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अच्छे रोड्स डिज़ाइन किए गए तो कम हॉर्न बजाने की ज़रूरत रहेगी। ड्राइविंग की जो स्किल्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मैं करूँगा और फिर ये बिल बनाकर मैं बिल पार्लियामेंट में रखूँगा एक एमपी के तौर पर, और फिर इसके ऊपर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी एक्सेट्रा, और फिर सरकार को लगेगा कि नहीं ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और फिर उसको पास किया जाएगा, फिर वो देश का कानून बनेगा और फिर नए बदलाव हमारे देश में होंगे। तो ऐसी चीज़ हो सकती है या फिर होनी चाहिए। यूके ने 2019 में 7 ऐसे प्राइवेट मेंबर बिल्स को पास किया, कनाडा ने 6 बिल्स को पास किया, हमारे देश ने 14 बिल्स को पास किया। सरप्राइजिंग थिंग, 1952 से लेकर अभी तक 14 बिल्स। डेवलप्ड देशों में एक साल में 7 बिल्स और 6 बिल्स होते हैं, हमारे देश में अभी तक के इतिहास में 14 प्राइवेट मेंबर बिल्स को ही पास किया है, और इसमें 6 बिल्स जो हैं वो नेहरू साहब के समय पर हुए थे। तो प्राइवेट बिल्स जो हैं वो तो एक प्रकार से अलाउड ही नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि मीन्स आप अगर एमपी हैं, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टी जो कहेगी वही चीज़ आपको करनी है। जस्ट इमेजिन कि आप बीजेपी के एक एमपी हैं और किसान बिल को लेकर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, और आप कहेंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि नहीं इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, क्या होगा आपका हाल? जस्ट इमेजिन। और सेम थिंग गोज विद कांग्रेस, सेम थिंग गोज, जैसे मैंने आपको बताया कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी जो है वो तब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होगी जब तक हम प्राइवेट मेंबर बिल्स को अप्रूव ना करें। और इसी के साथ साथ जो एक दूसरा लॉ है, एंटी
एंटी जो व्हाट इज़ द राइट वर्ड फॉर इट, अभी मैं बात कर रहा हूँ दिमाग में से वो वर्ड चला गया. I'll get back to you on this one. We are going to talk about that thing as well. तो अब आपको समझ में आ गया कि क्यों प्राइवेट मेंबर बिल होना चाहिए. फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है, एमपी लैड. अब ये जो एमपी लैड है, इसमें एक एमपी को 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं पर ईयर. हमारे देश में कुछ 6,38,000 गांव हैं, और अगर आप डिवाइड करें तो एक एमपी के अंदर आती है कुछ ऐसे 1,000 गांव जितना आ जाता है एक एमपी. एवरेज पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड्स अप हैविंग 1,000 सॉर्ट ऑफ विलेजेस. अगर आप ये 5 करोड़ को डिवाइड करें ना, तो एक विलेज के लिए आपके पास कुछ 15,000 रुपये, एक लोकेलिटी के लिए 15,000 रुपए रहेंगे. 15,000 में क्या होगा उस लोकल एरिया में? कुछ नहीं. फिलीपाइंस में प्रायोरिटी डेवलपमेंट असिस्टेंट फंड दिया जाता है, और छोटे छोटे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के और कम्युनिटी के प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो इसी फंड से सेनेटर्स कर सकते हैं, वहाँ के एमपीज कर सकते हैं. तो वहाँ पर क्या हो रहा है, बॉटम अप डेमोक्रेसी हो रही है. जो ऐसा पिरामिड उनके वहाँ पर बन रहा है, राइट, ऐसा बॉटम अप. ये धीरे धीरे करके चीज़ें जो है वो बॉटम लेवल पर ही एक्सपांड होती जा रही हैं. एंटी डिफेक्शन लॉ, दिस इज द लॉ दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट. तो ये यहाँ पर ये फंड जो है 5 करोड़, उसको एक्सपांड करने की ज़रूरत है. और एंटी डिफेक्शन लॉ जो मैंने आपको बताया कि अगर आप पार्टी के खिलाफ जाते हैं तो आपकी सीट चली जा सकती है, राइट, आपको पार्टी में से निकाला जा सकता है, आपकी सीट चली जाएगी. तो पार्टी इस प्रकार से चीज़ों को कंट्रोल भी करती है. और फार्म लॉज की बात करें तो हमारे देश में ऑफिशियली मीन्स ऑन पेपर 250 ऐसे पॉलिटिशियंस हैं, राइट. लोकसभा 543 जो लोकसभा की सीट्स हैं, उसमें से 250 ऐसे एमपीज हैं जो खुद उनका प्रोफेशन जो है वो किसान है. और किसान बिल के ऊपर कितनी 6-7 मिनट 8 मिनट बात हुई ना वहाँ पर लोकसभा में. तो ये रियलिटी है. एक एमपी 25 लाख सिटीजन्स को रिप्रेजेंट करता है हमारे देश में, और 2026 में सीट्स बढ़ाई जाएगी तो 1,000 सीट की जाएगी. तो यहाँ पे ये 25 वाला आंकड़ा जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा. लेकिन अगेन इट्स नॉट अबाउट क्वांटिटी, इट्स अबाउट क्वालिटी. क्या उतना वक्त जो है, क्या उतना टाइम मिलेगा कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इश्यूज़ हैं उनको प्रॉपरली डिस्कस कर सके पार्लियामेंट में. दैट्स द थिंग, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. ये सीट्स वीट से कुछ नहीं होगा. डिस्कशन और डिबेट प्रॉपर होनी चाहिए. Our parliament must reflect the changing aspirations, restlessness, and ambition of the new India, driving accountability and not suborning itself to the executive. It should be a true center of inquiry. Parliament ऐसी होनी चाहिए. आज के ज़माने की जो एस्पिरेशन, आज की जो रेस्टलेसनेस हमें नज़र आ रही है, तो इसको एड्रेस करें. और सिर्फ एग्जीक्यूटिव्स ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करें, ऐसा नहीं, राइट. एक पार्लियामेंट का जो ट्रू नेचर है कि प्रॉपर डिस्कशन हो, डिबेट हो, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए. तो ये एक थरो प्रॉपर डिस्कशन हमने की है ना. आई एम श्योर आज की इस डिस्कशन से आपको काफ़ी सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे. आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि मैं चाहता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये पार्लियामेंट वाला जो टॉपिक हमने डिस्कस किया वो आपको कैसा लगा. आई रियली रियली वांट टू नो दिस थिंग. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माय ओन बेटरमेंट. मुझे पता चले कि इस प्रकार के थरो डिस्कशन जो है उससे आपको फ़ायदा होता है या नहीं होता है, बहुत ज़्यादा वक्त ले लिया, व्हाटएवर इट इज़, राइट. डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई एम ऑल ईयर्स. मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा, आपके फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा. और एक प्रश्न है आपके लिए कि हाउथी रेबल ग्रुप जो हैं, तो उसने यमन नाम का जो देश है उसका कैपिटल सना सिटी जो है उसको कब अपने कब्ज़े में ले लिया, कौन सा साल वो था जब अपने कब्ज़े में इसको ले लिया है. ये एक सिंपल क्वेश्चन है. एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स. नए नए स्टूडेंट्स इसके साथ जुड़ रहे हैं. आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है, दैट मीन्स आपने पूरे वीडियो को एंजॉय किया. एंजॉय इन द सेंस आपको ज्ञान मिला है. दिस इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट, राइट. तो आपको ज्ञान मिला है, आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो आपका एक एक शेयर जो है ना, एक एक शेयरिंग जो आप करते हैं, इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. भले ही नज़र ना आए लेकिन इट क्रिएट्स एन इम्पैक्ट. तो प्लीज़ कीप ऑन शेयरिंग दिस थिंग, राइट. आई वॉन्ट टू मेक दिस वन ऑफ द बिगेस्ट series in our country, right. I want to make it, and I think we can.
together we can make it, isn't it? So that's everything from my side. Thank you very much for your love and support. God bless you all. Jai Hind.